हेलो एवरीवन, सो वेलकम इन क्लास ब्रेक विद कुलदीप सर। सो गाइस, आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ऐसी पर्सनालिटी से जो मशीन डिजाइन में अलग ही लेवल को आपको फील देने वाले हैं आने वाले टाइम में। मेरे साथ है आज रामानंद सर एंड इस सीरीज में मैं आपको हमारे जो गेट वाला के टीचर्स हैं उनसे मिलवाने वाला हूँ। उनके बारे में आपको जानने को मिलेगा, बहुत सारी ऐसी चीजें जानने को मिलेगी और डेफिनेटली अगर ये आपके टीचर है तो सक्सेसफुल तो है ही, तो आपको ये भी पता चलेगा कि सक्सेसफुल पर्सन अपना टाइम जो डे है वो कैसे स्पेंड करते हैं, उनकी लाइफ में क्या क्या चीजें चलती है। तो हेलो सर, हाउ आर यू? फाइन सर। हेलो सर। सो सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि लाइक रेगुलरली जो क्लासेस होती है उसमें कहीं ना कहीं हम भी एक बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन पे पढ़ाते हैं और बच्चे भी पढ़ते हैं, तो सर बच्चे भी अलग तरीके से ब्रेक लेते हैं। आप सर किस तरीके से ब्रेक लेते हो? सर सबसे पहले तो जैसे आपने बोला कि लंबी क्लासेस कई बार चलती हैं, जैसे मैं पहले ऑफलाइन में भी पढ़ाता था तो कई बार 8-8 या 10-10 घंटे की भी क्लासेस मैंने रेगुलर की है और कई बार लंच करने का भी टाइम नहीं मिला। तो एक तो मेरे को क्लास लेते समय मैं ये बोलूँगा कि मेरे को बहुत ज़्यादा ब्रेक की नीड नहीं है। उसका कारण ये है कि मतलब मेरा जो पैशन है या मेरी जो हॉबी है वही टीचिंग है। तो मेरे को लगता है कि मतलब ये मेरे लिए मतलब ये मैं जो क्लासेस ले रहा हूँ वही मेरे लिए मतलब एक इंजॉयमेंट का जरिया है। मतलब मैं क्लासेस जब लेता हूँ तो उसको इंजॉय करता हूँ, तो उतने ज़्यादा ब्रेक की नीड्स नहीं है। फिर भी अगर जैसे मतलब जब छोटा मोटा मेरा ब्रेक होता है तो उसमें मैं जनरली यूट्यूब में कुछ वीडियोस देख लेता हूँ, कुछ मोटिवेशनल सेशन देखता हूँ और थोड़ा बहुत फैमिली के साथ टाइम स्पेंड। सर मैं सारे के सारे जो टीचर्स हैं जिनसे मैंने अभी तक बात करी है सेशंस के माध्यम से, तो मैंने सबसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा है कि सर टीचर आप कैसे बने। तो सर आप कैसे टीचर टीचिंग लाइन में आए, क्या आपकी जर्नी रही, मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट करने से लेके जो अभी तक आपकी जर्नी रही है टीचिंग प्रोफेशन में आने में, वो क्या जर्नी है सर? जैसे मेरा 2014 में बीटेक कंप्लीट हुआ था मैकेनिकल ब्रांच से। उस टाइम मैंने जैसे सर कभी आज तक ब्रेक नहीं लिया है। जैसे 2010 में मेरा 12th कंप्लीट हुआ था। उससे पहले हम लोग जैसे बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो मैं अपने बड़े पापा के साथ कपड़े की दुकान में बैठता था, तो मेरे को बिजनेस का मतलब नॉलेज है, तो उसमें टाइम स्पेंड ज़्यादा उसमें करता था मैं। मतलब पढ़ाई में मेरा थोड़ा सा मतलब मैं पढ़ाई करने में अच्छा था बट टाइम उसमें मेरे को कम मिल रहा था। जैसे मेरा 12 से 5 स्कूल है, तो सुबह 9 बजे दुकान खोलना है, 12 बजे फिर स्कूल आना है, फिर शाम को 5 बजे का वापस दुकान जाना है। तो मैंने 12th तक प्रिपरेशन नहीं की थी बट CGPET का एग्जाम दिया, उसमें मेरी अच्छी रैंक आई, अच्छा कॉलेज मिल गया। तो भैया बोले मेरे इस सब परफॉर्मेंस को देखते हुए कि तुमको कोटा जाना चाहिए एक साल प्रिपरेशन करने के लिए। तो मतलब मैं थोड़ा सा उस टाइप का हूँ कि मतलब मेरे को घर वालों का खर्चा नहीं कराना है। तो मेरे को लगता था कि अगर मैं कोटा गया, मेरा एग्जाम नहीं निकला, तो मतलब अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था, ऐसा नहीं कि कॉन्फिडेंस नहीं था बट एक वो था कि अगर एग्जाम नहीं निकला तो एक साल का इतना, क्योंकि कोटा जाना मतलब 2-3 लाख रुपए का खर्चा है। तो मैंने उस डिसीजन को ड्रॉप कर दिया और मैंने एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया, वहाँ मैंने अपना बीटेक कंप्लीट किया। फिर उसके बाद वही था कि वहाँ से ये था कि प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मिलने। तो हम लोग अगर मेरे को फाइनल ईयर के साथ अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है, एक अच्छी जगह पहुंचना है, तो उस समय मेरे को एक ही मीडियम दिखा, गेट। तो मैंने सर 3rd ईयर से गेट की तैयारी शुरू की, बहुत अच्छे लेवल से तैयारी की, पूरा डेडिकेशन के साथ। 14 में मेरी गेट में रैंक आई थी, ऑल इंडिया रैंक 70। उसके बाद मैंने वेरियस PSU का इंटरव्यू दिया जिसमें मेरा सिलेक्शन IOCL HPCL इन बात। तो फाइनली मैंने IOCL को ज्वाइन करने का डिसीजन लिया। अब टीचिंग से रिलेटेड बात करें तो कॉलेज के समय मैं सबको पढ़ाता ही था। इवन सर मैं IOCL का जब इंटरव्यू देने गया था तो ऐसा कोई डालेगा नहीं, लेकिन मैंने अपने हॉबी में भी टीचिंग लिखा हुआ था। उन्होंने पूछा कि टीचिंग करना चाहता तो यहाँ क्यों आ रहा है, तो मैंने उसका एक जवाब पूछ लिया था कि इसमें एज ए प्रोफेशनल मैनर पे नहीं, बट मैं IOCL में भी रहूँगा तो अलग से जरूर टीचिंग करूँगा, मैं इस चीज़ को कभी छोड़ूंगा नहीं। बट फुल फ्लेज गेट की टीचिंग में आने का कारण ये था कि जब कॉलेज के अंदर IOCL का इंटरव्यू हो गया और IOCL की ज्वाइनिंग, इनके बीच मेरे को 2 से 3 महीने का गैप मिला। उस गैप में मेरे को कई जगह से टीचिंग की अपॉर्चुनिटी आई। मतलब मेरा रैंक थोड़ा अच्छा था, उनको पता भी था जैसे 1-2 लोगों को कि इनका टीचिंग में इंटरेस्ट है, तो मेरे को टीचिंग की अपॉर्चुनिटी आई। तो उस गैप में मुझे पढ़ाने का मौका मिला। मैंने 2 सब्जेक्ट को लीड किया था, उसमें थ्योरी ऑफ मशीन एंड मशीन डिजाइन। और जो मेरा पहला बैच था उसमें लगभग 250 से 300 स्टूडेंट थे। मेरे जस्ट जूनियर मतलब मैंने उसी समय कॉलेज कंप्लीट किया था 4th ईयर, तो उसमें 2nd ईयर और 3rd ईयर के स्टूडेंट थे। उनसे रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला। इवन कोचिंग इंस्टीट्यूट ने जब देखा कि बच्चों से इतना अच्छा रिस्पॉन्स है तो मुझे ड्रॉपर बैच की रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ड्रॉपर बैच में बोल सकते हैं कि 10 to 20% मेरे दोस्त थे, 30 to 40% मेरे सीनियर थे। मतलब और मैं अपने क्लास में भी उम्र में सबसे छोटा था, तो एक तरह से बोल सकते हैं उसके मैक्सिमम स्टूडेंट मेरे से बड़े ही थे। तो उनका भी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था दोनों सब्जेक्ट में। तो टीचिंग में इंटरेस्ट तो था बट साथ में कॉन्फिडेंस आ गया मेरे को
कि मतलब मैं इस गेट की टीचिंग में मतलब मैं अगर आऊँगा तो मैं बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाऊँ। तो वो कॉन्फिडेंस के साथ मैंने फाइनली आईएसएल ज्वाइन किया, वहाँ 1 साल वर्क किया, बट मेरे को जो टीचिंग का एक बोल सकते हैं कीड़ा लग गया था। तो वो कीड़ा वही खाया जा रहा था कि अब मेरे को टीचिंग में आना है, टीचिंग में आना है। तो मैंने फाइनली 1 साल बाद जॉब क्विट करने का डिसीजन लिया और उसके बाद मैंने ये सब फुलफिल सर लाइक पीएसयू की जॉब तो काफी सेटल्ड जॉब होती है और उसको लेफ्ट करना मतलब एक बहुत ही बड़ा डिसीजन हो सकता है कि मतलब गवर्नमेंट बेनिफिट बहुत सारा, फैमिली भी कहीं ना कहीं कन्विंस करती है कि नहीं मत ज्वाइन करो, लाइफ थोड़ा स्ट्रगल में जाएगी। तो उस टाइम पे लाइक डेफिनेटली रिस्क तो लेना पड़ता है। आपने मतलब क्या रिस्क लिए थे सर उस टाइम? जैसे मेरे को सर 1 सितंबर को मैंने आईएसएल ज्वाइन किया था और लगभग 1 साल बाद जॉब क्विट किया था। तो जब मैं 1-2 महीना पहले प्लानिंग कर रहा था कि अब मेरे को जॉब क्विट करना है, तो मैंने घर वालों से बात किया, भैया से बात किया, मम्मी से बात की। उन्होंने काफ़ी समझाया, खासकर मम्मी की मतलब इतना सेटल्ड जॉब है, स्टेबल जॉब है, आज के समय जॉब मिलना मुश्किल है। मतलब पीएसयू की जॉब को तो मतलब घर वाले तो बहुत अच्छे लेवल में मानते ही, खुद मैं भी जानता हूँ कि वो कितनी अच्छी जॉब है। तो सब एक बार के बोल रहे थे कि जॉब नहीं छोड़ना है, बट मैं दूसरी ओर बोल रहा था कि ये मैं इस चीज़ में सेटिस्फाइड नहीं हूँ। और उस समय मेरी एज ज़्यादा नहीं थी, 22 ही होगी, क्योंकि मैंने जब आईएसएल ज्वाइन किया था तब मेरी एज 21 थी। तो मैं कहा कि अगर मैं उस मतलब एक कॉन्फिडेंस था, क्योंकि मैंने गेट का एग्जाम निकाला था, कि अगर मैं टीचिंग में अगेन फेल भी होता हूँ तो मतलब मेरे पास इतना वो बैकअप है कि मैं वापस तैयारी करके मैं दूसरी जगह जा सकता हूँ। इवन अगर मैं जॉब में भी नहीं गया तो इतना तो है कि सर मैं बात भी बताया था, मेरे को कपड़ा दुकान में बैठने का एक्सपीरियंस है, तो मैं दुकान खोल के 2 रोटी दाल तो कमाई लूंगा। वो कॉन्फिडेंस जो था उसने मुझे इस डिसीजन को लेने पे वो किया, क्या बोल सकते हैं अपने। तो सर लाइक गेट वाला प्लेटफॉर्म से आप जुड़े हैं और जैसा कि मैंने अब तक देखा है कि मतलब आपका जो नॉलेज है कंटेंट क्रिएशन से लेके मैनेजमेंट स्किल्स, बहुत सारी अच्छी क्वालिटी मैंने भी ऑब्जर्व करी है। तो सर आपका यहाँ पे क्या विजन है, मतलब आप क्या अचीव करना चाहते हो, बच्चों को क्या डिलीवर करना चाहते हो आने वाले 1-2 ईयर्स में? जैसे सर मैं जब टीचिंग फील्ड में आया था तो एज ए फ्रीलांसर ज्वाइन किया था। उसमें हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे परफॉर्म करते थे। जैसे मैं थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ा रहा हूँ, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ा रहा हूँ, मशीन डिजाइन पढ़ा रहा हूँ, तो वहाँ ऑब्जेक्टिव होता था कि मुझे अपना सब्जेक्ट बेस्ड देना है। वहाँ पर एक टीम वर्क का कमी था। जैसे दूसरे फैकल्टी कोई आएंगे तो वो अपने सब्जेक्ट को बेस्ट देंगे, वो हम लोग अपना बेस्ट दे रहे हैं, वो आज तक देते हैं कि मतलब मैं अपने सब्जेक्ट को बेस्ट वे में डिलीवर कर रहा हूँ जिससे बच्चों को फायदा हो। लेकिन मतलब मेरे को लगता है कि कोई एग्जाम क्रैक करने के लिए एक स्ट्रक्चर वे में तैयारी करनी बहुत जरूरी है। जैसे होता क्या है सर, फ्रीलांसिंग बेसिस पे क्या होता था, जैसे मैं अपना एक अलग स्ट्रेटजी बताया बच्चों को। जैसे एक और सर है, जैसे सर हम मान लो संदीप सर ही हैं, वो एक अपना एक अलग स्ट्रेटजी बताया, क्योंकि सबका तैयारी करने का स्ट्रेटजी अलग अलग होता है। तो उसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता था। मैं अलग तरीके का सोर्स बताऊंगा यूज करने के लिए, और कोई सर अलग तरीके का सोर्स बताएंगे, सबका सोर्स सही है बट बच्चों के लिए वो कंफ्यूजन क्रिएट करता था। तो यहाँ मेरा ज्वाइन करने का ऑब्जेक्टिव क्या था कि यहाँ हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे परफॉर्म ना करके एज ए टीम परफॉर्म करें। एज ए टीम मतलब जैसे मेरे को अभी कंटेंट वाला डिपार्टमेंट देखना है, तो हम लोग का ऑब्जेक्टिव ये होगा कि हम लोग ओवरऑल इस तरीके से कंटेंट प्रिपेयर करें सारे सब्जेक्ट का मिला के कि वो बच्चों को मतलब एक स्ट्रक्चर वे में प्रिपरेशन करें। क्लासेस का प्लानिंग भी ऐसा होगा कि वो एक स्ट्रक्चर वे में चले। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मतलब सब एक यूनिफॉर्मिटी दिखेगी। यूनिफॉर्मिटी मतलब भले यहाँ 10 टीचर हैं या 15 टीचर है, जितने भी टीचर हैं, बट वो एक टीम की तरह काम करेंगे। मतलब वो एक सिंगल है जो एक सिंगल स्ट्रेटजी बच्चों को बताएंगे, जिससे बच्चों को कंफ्यूजन, जैसे एग्जाम निकालने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, मुझे लगता है। डेफिनेटली सर मैं एक लाइक अभी तक जो हमने बात करी वो काफ़ी मतलब प्रोफेशनल टाइप से बातें करी। अब हम आपके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। सर फ्री टाइम में लाइक आप क्या करते हैं, क्या पसंद है आपको, हॉबी के फॉर्म में क्या करते हैं आप जब आप बिल्कुल कंप्लीटली जॉब से ब्रेक लेते हैं? हॉबीज में एक तो मेरे को थोड़ा घूमना पसंद है। मतलब बचपन में मैं बहुत ज़्यादा जगह घूम नहीं पाया, घूमने का शौक था, तो भगवान मेरी इच्छा में एक चीज़ देख रहा हूँ मेरा हमेशा पूरा करता है। तो मेरे को ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाया, मतलब लगभग आईएसएल में भी था तो कई जगह घूमा, तो लगभग भारत का हर कोना घूम चुका हूँ। तो अभी भी लेकिन जब मेरा फ्री टाइम रहता है या मैं कहीं जा सकता हूँ, जैसे अगर कम टाइम है तो अंबिकापुर, मेरा जहाँ रहता हूँ उस जगह नाम अंबिकापुर है, वहीं फैमिली के साथ पार्क चले गए या कहीं चले गए। जब ज़्यादा टाइम है तो थोड़ा आसपास की जगह चले गए। एक तो मेरे को घूमना पसंद है। दूसरा सर कई बार मेरी एक बैडमिंटन खेलना पसंद है, तो वो भी करता हूँ। इंडोर गेम्स में कैरम खेलना पसंद है। और जैसे कई बार अभी मेरा एक नया हॉबी आया है, मैंने मतलब वो अभी सीखा है। मतलब मेरे को कोई बोलेगा कि मैं प्रोफेशनल प्लेयर हूँ तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे को चेस खेलने में भी अच्छा लगता है। मैं फ्री टाइम में चेस की हॉबी, मेरी वाइफ को भी पसंद है तो कई बार उनके साथ भी। अच्छा सर मतलब यहाँ पे आपने वाइफ का नाम लिया है, तो लाइक जैसा बोला जाता है कि हर एक सक्सेसफुल पर्सन के पीछे कहीं ना कहीं एक औरत का हाथ रहता है, तो क्या आपके साथ भी ऐसा रहा है कभी?
मेरे सक्सेस के पीछे मेरी पूरी फैमिली का हाथ रहा है। मतलब उसमें मेरे भैया भी आ गए, मम्मी भी आ गई, सिस्टर भी आ गई, पापा भी आ गए और अब तो आगे आके वाइफ भी आ गई। बट उससे पहले जो मैं सक्सेस किया या अभी जो है, मतलब मैं बोलता हूँ मेरी पूरी फैमिली का हाथ है, किसी इंडिविजुअल का हाथ नहीं। अच्छा सर, यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा जो मैंने भी कहीं ना कहीं टीचिंग में फेस करी है। मतलब हम इस प्रोफेशन में जब होते हैं ना, तो हम थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे होते हैं। कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि मतलब हम टाइम जो है अपनी फैमिली को कम दे पा रहे हैं। मतलब हो सकता है हम बात उतना नहीं कर पाए जितना और लोग कर पा रहे होंगे, या टाइम उतना स्पेंड कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे होंगे जितना और सब कुछ कर रहे होंगे। तो सर उसको कैसे डील करना होता है? मतलब क्या अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप हो जाती है कि वो सामने वाला पार्टनर समझ ही जाता है, या फिर कुछ इश्यूज फेसेस करने के होते हैं? लाइक आपको भी मैं भी होता कि सर टाइम नहीं देते हो मुझे, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसे मतलब थोड़ा बहुत होना भी चाहिए, नोक झोंक जरूरी है। लेकिन मतलब मेरे को लगता है ना, जैसे मतलब फैमिली के साथ आप जुड़े हो, उसका मतलब ये नहीं कि फैमिली के साथ आप ज्यादा टाइम दे रहे हो, उसका मतलब है कि आप फैमिली के टाइम जुड़े हो। जैसे मैंने एक सलमान खान का भी इंटरव्यू देखा था, मतलब कि हम लोग फैमिली के साथ रह रहे हैं, इसका मतलब नहीं है कि हम लोग फैमिली से दूर रह के भी फैमिली के साथ जुड़े रह सकते हैं। तो जैसे सर मेरे पास जितना भी फ्री टाइम मिलता है वो सारा मैं फैमिली के साथ ही इंजॉय करता हूँ, फैमिली और फ्रेंड के साथ। अच्छा सर, बचपन में जब हम होते हैं तो लगभग हम सभी शैतान जरूर होते हैं। मतलब कुछ ना कुछ हमारी ऐसी बचपने वाली हरकतें होती है जो मतलब हमारी फैमिली को भी बोलते हैं ये बड़ा शैतानी करता है ऐसा। तो आपने बचपन में कोई ऐसी शैतानी करी है जो आपको याद हो? बचपन में तो मेरे को सब भोला बाबा बोलते थे। मतलब घर में सबसे सीधा इंसान नहीं था। इवन इतना सीधा था कि जैसे घर में कूलर था, पुराना कूलर, मम्मी को सफाई करना रहता था तो मेरे को कूलर के ऊपर बैठा देते थे। तो बोलते थे तेरे को जब तक मैं नहीं बोलूँ तेरे को यहाँ से हिलना नहीं है। मैं वही कूलर के ऊपर शांति से बैठा रहता था। तो मम्मी को पता है जब तक मैं नहीं उतारूँ ये नहीं, मैं इतना सीधा था। और सर मैं एक मतलब बाकी आपका सीधा अभी भी हूँ। मतलब सर यही कहना चाह रहे हैं कि अभी नहीं बदले, कई बच्चे सोचते थे बचपन। हाँ, बचपन जितना नहीं हो। सर जैसे बेसिकली मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि मतलब कई बार ऐसा होता है कि मतलब हम अपनी लाइफ में बहुत डाउन फील कर रहे होते हैं। कभी आपकी लाइफ में ऐसा मोमेंट रहा है जब आपने बहुत डाउन फील किया हो और उसको कैसे आपने ओवरकम किया? ये तो मेरे पास ऐसे मोमेंट 3-4 बार रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल दूँ तो सबसे पहले जब मेरा गेट का एग्जाम हुआ, मैं 2014 में एग्जाम दिया था। इंजीनियरिंग के साथ फाइनल प्रिपरेशन कर रहा था और मेरे दिमाग में ये था, मतलब मेरे प्रिपरेशन के दौरान मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा था क्योंकि मेरे टेस्ट में अच्छे मार्क आते थे, परफॉर्मेंस अच्छा रहता था। लेकिन मतलब एग्जाम टाइम आते तक मेरे को एक प्रेशर आ गया था कि मतलब मेरे दिमाग में था कि मेरे को इंजीनियरिंग खत्म होना है तो सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, मैं फैमिली को सपोर्ट कर पाऊँ, फैमिली के सपोर्ट में मैं ना रहूँ। तो वो प्रेशर मैंने थोड़ा ज़्यादा ले लिया था। और दूसरा एक दिक्कत और हुआ था कि 2014 में ही पहली बार ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्टार्ट हुआ था मैकेनिकल ब्रांच में, और 4 सेट में गेट का पेपर हुआ था और मेरा सेट 4 था। तो होता क्या था, सेट 1 का कोई स्टूडेंट एग्जाम देके आया तो पूछा तेरा एग्जाम कैसा गया? वो बोलता है सर 63 क्वेश्चन बना के आया। मैं कहा टोटल तो 65 क्वेश्चन होते हैं, उसमें 63 बना के आ गया, मेरे को अच्छा रैंक लाने के लिए कितना क्वेश्चन बनाना पड़ेगा? वही सेट 2 वालों का था, वही सेट 3 वालों का कहना था, और अच्छे बच्चे जो तैयारी किए सिंसियर। तो वो प्रेशर भी मैंने बहुत ज़्यादा ले लिया कि मतलब मेरा रैंक अब कैसे आएगा, सब तो इतना अच्छा पेपर बना के। तो मतलब मेरे को उस समय 2 बजे एग्जाम था, बट मेरे को रात भर नींद नहीं आता कि मैं क्या, मेरे को घर वाले परेशान हो गए फोन करें ये करके। फिर मैंने थोड़ा सा वो तारक मेहता वाला सीरीज देखा यूट्यूब में, नाइट विद कपिल देखा, फिर सोया। इवन जब मैं एग्जाम देने गया था तो उस समय भी प्रेशर फील हो रहा था। तो शुरू के 10 मिनट मेरे 1-2 क्वेश्चन शुरू में गलत भी हो गए, लेकिन बाद में मैंने पानी पिया, अपने आप को रिलैक्स किया, 2 मिनट का मेडिटेशन किया, वापस एग्जाम दिया। तो फाइनली एग्जाम मेरा अच्छा गया और मैंने 58 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किए थे, ना 63 ना 65, और मेरे 70 रह गए। लेकिन मैं उस एक्सपीरियंस को बच्चों को हमेशा शेयर करता हूँ। जैसे किसी का सेट में एग्जाम हो रहा है, आगे के सेट में तो मैं उनको यही सजेस्ट करता हूँ कि जिनका सेट 2 या सेट 3 में एग्जाम है, वो पहले के सेट वालों से इतना ज्यादा इंटरेक्शन ना करें कि वो प्रेशर फील होने लगे। मतलब उनसे ये ज्यादा ना पूछे कि तेरा एग्जाम कैसा गया, इजी था कि टफ था, या कितने क्वेश्चन बनाए। वो अननेसेसरी का प्रेशर फील। डेफिनेटली सर, मैं खुद ऐसे ही करता था सर। जब मेरे सेमेस्टर एग्जाम चलते थे यूनिवर्सिटी में, दैट टाइम मैं यही करता था कि अपने यार वालों से बात ही नहीं करता था। इवन जो पेपर में आज भी मेरी ये आदत है, मैं जब भी पेपर देता हूँ उसके बाद उस पेपर को वहीं पर रख के आ जाता हूँ, मैं उसको साथ में लेके नहीं करता। क्योंकि अगर मुझे नीड होगी तो PDF भी मिल जाएगी उसकी। बट वो होता है ना कि एक पेपर देने के बाद दूसरे पेपर में हम काउंट डाउन कर रहे हैं, इतने मार्क्स आ रहे हैं, फिर दूसरा पेपर में मेंटली इफेक्ट हो रहे हैं। तो मैं अपने यार वालों से दूर रहता था, मैं कोई डिस्कशन नहीं करता था कि मेरा पेपर कैसा हुआ है, उनका कैसा हुआ है। तो वो अननेसेसरी मेंटल प्रेशर बनाता है, जैसा आपने बोला है, वो बिल्कुल आई एग्री विद दिस पॉइंट।
सर बाकी मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मतलब लास्ट में आप बच्चों को बताना चाहेंगे कि किस तरीके से हम बच्चों की हेल्प करने वाले हैं इस प्लेटफॉर्म से। सो स्टूडेंट, सबसे पहले तो अगर आप फिजिक्स वाला से जुड़ रहे हो तो यहाँ आपको स्ट्रक्चर वे में कंटेंट मिलेगा, गुड कंटेंट मिलेगा एंड एट अफोर्डेबल प्राइस मिलेगा। यहाँ अफोर्डेबल प्राइस बोलने का मतलब ये नहीं कि कंटेंट से कोई भी आपके साथ समझौता होगा, मतलब कंटेंट बेस्ट मिलेगा, ये मैं आपको इंश्योर कर सकता हूँ। और दूसरा एक छोटा सा बच्चों के लिए बस यही मैसेज है कि मतलब कोई भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो चाहे गेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे कैट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पहले तो अपना एक टारगेट सेट करो कि मेरे को इस एग्जाम की, अभी क्योंकि मैं एग्जाम इसलिए बोल रहा हूँ, टारगेट तो हम लोग को बहुत बड़ा अचीव करना है क्योंकि अभी हम लोग इस फेज में जनरली एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसका टारगेट सेट करो। बट कई लोग क्या करते हैं ना, उसका टारगेट सेट कर लेते हैं, पढ़ाई भी स्टार्ट कर देते हैं, बट ना उतना सिंसियर वे में या कंसिस्टेंट वे में प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए मैं एक यही मैसेज दूंगा कि अगर आपको कंसिस्टेंसी के साथ प्रिपेयर करना है तो जो भी आपका टारगेट है ना उसके लिए एक रीजन ढूंढो। अगर आप एक कारण ढूंढोगे ना तो हमेशा उसके लिए एक अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। लाइक मैं एक एग्जांपल दूं तो आप लोगों ने दंगल मूवी जरूर देखी होगी, तो आमिर खान का 2 रूप देखने को मिलेगा, एक आमिर खान मेरे जैसा होगा और एक आमिर खान बॉडी बिल्डर वाला होगा, ठीक है। तो एक्चुअली में जो आमिर खान का लोग उसका डायरेक्टर बोला था कि आप बॉडी बिल्डर वाला रोल छोटा सा है उसको पहले कर लो, उसके बाद थोड़ा सा मोटा वाला रोल कर लेना। तो आमिर खान ने बोला कि अगर मैं ये चीज करूंगा तो जब पिक्चर खत्म होगी तो मैं मोटा रह जाऊंगा और मेरे पास कोई कारण नहीं होगा कि मैं वापस उस बॉडी को अचीव करूं, और अगर मैं कारण नहीं होगा तो मैं उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाऊंगा या अचीव करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो उसने बोला नहीं, मेरे को पहले ये मोटा वाला रोल करने दो, उसके बाद मैं फिट बॉडी वाला रोल करूंगा, ताकि मेरे को ये रहेगा कि मेरे को ये मूवी कंप्लीट करनी है तो मेरे को वापस फिट होना जरूरी है, और फिट होना जरूरी है तो मेरे पास एक कारण मिल जाएगा, और कारण मिल जाएगा तो मैं उसको अचीव करूंगा। तो जो भी आपका टारगेट है उसके लिए एक रीजन कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं, मैं अभी ये इस कन्वर्सेशन के दौरान भी सर को कई बार बोल चुका हूं कि मेरा तैयारी करने का एक ही कारण था कि मैं कभी ड्रॉप को पसंद नहीं करता हूं। जब मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हो तो मैं सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहता हूं, और वो बहुत का बड़ा कारण था क्योंकि मैंने बहुत चीजें देखी हुई है बचपन से, मेरे को अपने टारगेट को अचीव करने के लिए मोटिवेट करना, और मैंने ये अच्छा कारण ढूंढा। तो उसने मैंने लास्ट के 1-1.5 साल पूरा डेडिकेशन के साथ तैयारी किया और गेट मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बन गया था और उसको मैं निकाल पाया। तो अपने टारगेट का कारण ढूंढ लिया। सर लास्ट में मैं आपसे बस छोटे-छोटे कुछ हमारी टीम से रिलेटेड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछूंगा देन वी क्लोज द सेशन। सर मतलब जो हमारी 32 मेंबर्स की टीम है उसमें सबसे ज्यादा फनी आपको कौन लगते हैं, मतलब जितने भी अपने अभी तक टाइम स्पेंड किया है? ओवरऑल सारे ब्रांच में मिला के सर, एक मिनट सोचना पड़ेगा। फनी क्षितिज सर, या डेफिनेटली सर, उनका अलग ही मोमेंटम होता है। एंड सर मतलब हार्ड वर्किंग नेचर आपको किसमें दिखता है, मतलब बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग में वैसे तो सर सारे ही हार्ड वर्किंग, सारे ही हार्ड वर्किंग है, एक भी ऐसा नहीं है जो मतलब स्टूडेंट्स के लिए नहीं सोचते हो, लेकिन एक आपको स्पेशली ऐसा लगता है कि नहीं ये तो पूरे टाइम में स्टूडेंट्स के लिए ही सोचते हैं। नहीं, हार्ड वर्किंग तो मैं भी हूँ, लेकिन मैं यही सुनना चाहता था सर, लाइक नहीं क्या सर रियलिटी में मैं यही सुनना चाहता था। हाँ, लेकिन मैं मतलब बट मैं जैसे सर यहाँ जब से आया हूँ तो मैं हार्ड वर्किंग में देवेंद्र सर का भी नाम लेना चाहूँगा। दिन भर मतलब उनका तो सर अलग ही लेवल है सर, आई वुड सर, लेकिन आप भी काफी हार्ड वर्क करते हैं, मैंने ऐसा नोटिस किया है, और वो होना चाहिए सर। जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो है वो भी यही बोलते हैं कि डेफिनेटली आई एम द बेस्ट, क्योंकि वो करते हैं, वो अगर हम एफर्ट मारते तो होना भी चाहिए। तो आज आपने रामानंद सर का एक अलग ही रूप देखा होगा, ये चीजें आप क्लास में भी नोटिस भी नहीं कर पाते और कभी सर आपको इतना लंबा शेयर भी नहीं कर पाते। तो यहाँ पे आपने सर के बारे में बहुत सारी चीजें जानी है, ऐसे ही आपको और भी बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगी। तो आप इस सीरीज को फॉलो करिए, इसकी एक प्लेलिस्ट भी मिलेगी आपको इसी चैनल पर, जिसमें सारे के सारे वीडियो आपको ऐड किए हुए मिलेंगे। आप किसी भी अपने जो टीचर्स हैं उनके बारे में जान सकते हैं, और आप आगे अगर मैं कभी रामानंद सर के साथ सेशन प्लान करता हूँ तो उनसे मैं क्या क्वेश्चन पूछूँ वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, एंड आप वैसे भी पूछ सकते हैं, सर को जब भी रिप्लाई मिलेगा सर उस पर रेस्पॉन्ड करेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओके, गुड बाय।